क्लास 10th लेक्चर 19 पार्ट 2 परिस्तान की शहज़ादी की रीडिंग ही हमारी चल रही है। पेज नंबर 30 के ऊपर अब हम हैं। एक पैराग्राफ हो चुका है, सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट है। मशहूर था कि सैयदानी भी परिस्तान में भी हो आई हैं। परिस्तान परियों के रहने की जगह को कहा जाता है। वहाँ के बादशाह ने इन्हें अपनी बेटी का जहेज़ टाँकने के लिए बुलाया था। जहेज़ टाँकने के लिए यानी कि जहेज़ को सिलाई करवाने, कपड़ों को जो है वो अच्छे तरीके से सजावट से बनवाने के लिए बुलाया था। उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैयदानी बी से पूछते, क्या बी सच में तुम परिस्तान गई थी? शाबाश तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा? जिगरा यानी बड़ा दिल। एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। दालान क्या होते हैं? बड़े बड़े खुले खुले कमरे या बरामदा टाइप की जो जगह होती है। छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके और बड़े लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। लिहाफ रज़ाइयों को कहते हैं। दुबके हुए यानी छुप कर बैठे हुए थे। अंगीठी जिसमें आग जलाई होती है सर्दी दूर करने के लिए। तो इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफ़े से फारिग होकर आई। इत्तेफाक से कहानी भी अंडा शहज़ादी की थी। जब ये ज़िक्र आया कि कानड़े देव जो शहज़ादी पर नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ाकर ले गया। कानड़ा देव से मुराद है यहाँ पर देव नहीं होगा, सॉरी, कानड़े द्यो होगा। ये एक आँख वाला भूत जो होता है द्यो, जैसे परियाँ होती हैं इस तरह से द्यो भी होते हैं, बदसूरत किस्म के होते हैं ये। कानड़ा यानी एक आँख वाला भूत जो था उसकी शहज़ादी पर जब नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। कहने लगी, सैयदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनामो कराम लाई थी, क्या ये सच है? सैयदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, उई, और तुम बेधड़क चली गई? बेधड़क यानी बग़ैर किसी खौफ के। सैयदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब भेद खुला, भेद यानी राज, तो बहतेरी डरी, बहतेरी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया। अल्लाह को याद करती हुई चली गई। न जाती या रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती। उसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम, सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बीका नहीं हुआ। बाल बीका होना भी मुहावरा है, इसका मतलब ज़रा भी नुकसान ना होना। परिस्तान में भी मेरी वो खातरें हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पिता फट जाता यानी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती या खौफ से मर जाती, या कोई भी जिस्म का जो था हिस्सा या उसको नुकसान हो जाता। सूरत देखते ही जान निकल जाती, यानी मैं मर जाती सूरत देखते ही उसकी देव की। सैयदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगता है। जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है, यानी बर्दाश्त करना पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश है। सद रहमत यानी 100 रहमतें उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया, यानी उनकी वालदा को यहाँ पर दुआएं दे रही हैं कि उस पर अल्लाह की बहुत ज़्यादा 100 रहमतें हों या बहुत ज़्यादा रहमतें हों, जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा, हमें भी तो सुनाओ, क्या हुआ था? क्यों गई थी परिस्तान कैसा मुल्क है? वहाँ क्या क्या देखा? सैयदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। कलेजे पे सांप लौटना ये भी मुहावरा है, बहुत ज़्यादा दुख होना। परिस्तान की शहज़ादी जिसके जोड़े टाँकने गई थी बहुत सर हुई, यानी बहुत पीछे पड़ गई। सर होना, पीछे पड़ जाना, ये भी मुहावरा है। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है? मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियाँ देखनी थीं। बेमुरवतियाँ, बेअखलाकियाँ या बदलिहाजी। परिस्तान में क्यों बसती? वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर घड़े का ठिकाना हो गया। गोर घड़ा यानी कफन दफन का ठिकाना हो गया, यानी कोई ना कोई उसकी जगह बन गई या कोई ना कोई उसका सबब बन गया। वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। दरवाज़ा,
میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने, हर एक अपनी तकदीर का खाता है। हमारी क्या असल के किसी के साथ सलूक करें, वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। इस वाले जो ये पिछला जुमला जो हमने पढ़ा है, हर एक अपनी तकदीर का खाता है, इसमें हर एक अपनी डैश का खाता है, ये ऑब्जेक्टिव अक्सर व बेशतर आता है। तकदीर की जगह पे हर एक अपनी किस्मत का खाता है, मुकद्दर का खाता है, तकदीर का खाता है, या हर एक अपनी खुशी का या अपने हिस्से का, यानी ऑप्शन इसमें कोई भी हो सकते हैं, किस्मत, मुकद्दर, तकदीर और एक और कोई सा भी फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। इसमें से आपने चूज़ करना होता है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस्मत या मुकद्दर को ही चूज़ करते हैं, तो ये तकदीर वर्ड को मार्क कर लें। इससे पीछे भी जो है ऑब्जेक्टिव बहुत सारा इसके अंदर है, बहुत तवज्जो से आपने इसकी रीडिंग करनी है। और जिस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव 9th में बताया गया है या फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, इसी तरह से आपने इसमें भी ऑब्जेक्टिव को बहुत कीनली करना है। हर पेज के ऊपर इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। मार्क मैं इसलिए साथ साथ नहीं करवा रही हूँ कि बहुत लंबा चैप्टर है, इसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मीनिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मीनिंग्स को बता रही हूँ, इसलिए ऑब्जेक्टिव आप खुद से करेंगे। मीर साहब की बीवी नेक्स्ट पैराग्राफ है। सैयदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं। बीती कहानी यानी अपने ऊपर जो गुजरी हुई कहानी है वो सुनाऊं। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आज़मुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह शादी की तैयारी हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे। मारा मार यानी जल्दी जल्दी फटाफट। अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा, यानी शुरू में। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मकतब यानी मदरसे से, स्कूल से, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, ना गई। यानी कि जैसे बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल से छुट्टी कर लें, ना जाएं, इस तरह से सैयदानी बी को भी बहुत सारे बुलावे आए, बहुत सारे लोगों ने बुलाया, लेकिन वो नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, उनका दिल नहीं चाहा जाने को। शायद जुम्मा था, यहाँ पे जुमे को भी माफ़ करें, जुम्मा का दिन। कितने ही दिन नहाई को हो गए थे, खूब नहाई, शाम हो गई। बूंद पुलाव मुझे खूब भाता है, भाना पसंद आना। बूंद पुलाव, सब्ज़ मटर, जो सब्ज़ रंग के चने होते हैं, यानी मटर वाला जो पुलाव होता है उसको बूंद पुलाव कहते हैं। तो इसको माफ़ कर लें कि सैयदा नबी का पसंदीदा खाना कौन सा था, बूंद पुलाव। मामा से बूंद पुलाव पकवाया। मामा यानी जो घर में काम करने वाली जो आया होती हैं या जो किचन में काम करने वाली होती हैं, उनसे थकी थकाई लेटी थी, इतने में जुट पुटा हो गया। जुट पुटा आपको पता है, पहले से भी आपने लफ्ज़ ये पढ़ा हुआ है, सुबह या शाम का वक्त ऐसा जिसमें थोड़ी सी सफ़ेदी हो, यानी थोड़ा सा उसमें अंधेरा और थोड़ी सी रोशनी हो। तो ये शाम के वक्त का यहाँ पे है कि जुट पुटा हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी। सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है, पीनस भेजी है। पीनस भी सवारी का नाम है, पालकी या डोली को कहते हैं। जिस तरह बैठी हो उसी तरह फ़ौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, ऐसे बेवक्त और अपने भावन की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। भावन पसंद की, लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार न किया और जैसे बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा। 2 आने डोली यानी थोड़े से फासले पर। काजीवाड़े से निकले। काजीवाड़ा भी जगह का नाम है, किसी गली या मोहल्ले का नाम होगा। और खानम का बाज़ार आया। खानम का बाज़ार ये बाज़ार का नाम है। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव है, इसको मार्क करते जाएं साथ साथ। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर होगी और हटो बच्चों की आवाज़ ना आई। हटो बच्चों यानी पीछे हो जाओ, इधर उधर हो जाओ। बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए, यानी जलते हुए दिखाई ना दिए। तो पर्दे की झरी खोली, झरी सुराख, पर्दा थोड़ा सा हटाया। अब जो देखती हूँ तो जंगल साईं साईं कर रहा है, यानी बिल्कुल सन्नाटा है, जंगल का सा समा है। और पीनस को जैसे पहिए लगे हुए हैं, यानी उड़ रही है, उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया, यानी दिल बैठ गया, बहुत ज़्यादा डर गया। बदन में सनसनियाँ आने लगी, सनसनियाँ कपकपी आना। हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गज़ब हुआ। ये मुँह के हार कहाँ लिए जाते हैं? के हार कहते हैं डोली उठाने वालों को। इस जंगल में कौन सी सरकार है, लेकिन मरता क्या ना करता दिल। कड़ा करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, ए कम बख्तो, मुँह से तो फूटो, मुझे कहाँ ले जाओगे? और वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? सत्यानाशी यानी मर जाने वाली
हुकूमत है। हंसते हुए जवाब दिया, सईदा ने भी खफा क्यों होती हो, बादशाह सलामत ने बुलाया है। रीडिंग हमने पेज नंबर 28 से स्टार्ट की थी, अशरफ सबूरी से, और 31 पेज तक रीडिंग की है हमने लेक्चर नंबर 19 में। इतना ही आप ऑब्जेक्टिव करेंगे और इतने में से वर्ड मीनिंग जो आप करेंगे, मीनिंग इसमें बहुत ज़्यादा थे। नसर पारे के लिए आप लोगों को वर्ड मीनिंग करने पड़ते हैं। ये आपके सामने पाकिस्तान की शहज़ादी के अल्फाज मानी हैं, आप लोगों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो जितनी हमने रीडिंग की है उसमें 1 से स्टार्ट करके, और ये हमारे तकरीबन इसमें आ रहे हैं, दौर दौरा होना से शुरू हो रहा है और नेक्स्ट पेज के 83 खफा नाराज़, यहाँ तक जो है वो मीनिंग आपके लेक्चर 19 में कवर होंगे। यानी 1 से 83 तक जो वर्ड मीनिंग है, आपने रीडिंग के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ इन अल्फाज मायने को भी ज़रूर याद करना है। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारा होता है और बहुत ज़्यादा हमें लर्निंग में मुश्किल होती है, तो स्टूडेंट्स ये 10th का जो आपका सिलेबस है कंपैरेटिवली 9th से बहुत ज़्यादा है। 9th में आपने जो कुछ पढ़ा उसके हिसाब से 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको हिस्सा नज़्म पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हिस्सा नसर के भी चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबे हैं। 9th के भी 12 या 13 चैप्टर ही थे और इतने ही इसके हैं, लेकिन इनकी लेंथ ज़्यादा है। एक चैप्टर जो है आपको पता है 6-6, 7-7 पेजेस पे जा रहा है और बहुत बारीक लिखा हुआ है। एक लफ्ज़ को पढ़ना, उसका ऑब्जेक्टिव करवाना, उसकी मीनिंग, तो बहुत सारा टाइम जो है हमारा रीडिंग और इस पे लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा आपको स्पीडली लेकर चलते हैं 10th में। हमेशा से हर क्लास 10th जो है वो इसी तरह से चली आ रही है, कोई आपको सिर्फ इस तरह नहीं लेके जा रहे हैं। हर 10th क्लास को हम इसी तरह उर्दू में स्पीडली लेके चलते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। 5-6 मंथ्स में आपने पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो हिस्सा नज़्म में हमारी 9 नज़में हैं और हर नज़्म की तशरीह करनी है। और ये नज़में ऐसी नहीं है कि 6-6 शेर हों या 7-7 हों, इसमें कुछ नज़मों के 18 अशार भी हैं, 12 भी हैं, 10 भी हैं। इस तरह से बहुत लेंथी हो जाता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि हमें काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सिलेबस बहुत स्पीडली चल रहा है, फिर भी आप एंड तक इसको बमुश्किल कवर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। अभी तो आप लोगों को आसानी है कि आप स्कूल नहीं आते हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, तो कोई आपको मुश्किल इसमें लगनी नहीं चाहिए मेरे ख़्याल में। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे दें उर्दू को। तो इस लेक्चर में फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि एक ही चीज़ रखूं, कोई आपको प्लस में कुछ नहीं दिया, ना कोई ग्रामर का, ना कोई ऐसे, ना कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ रीडिंग है। पेज 28 से 31 रीडिंग के साथ आपने ऑब्जेक्टिव और 83 मीनिंग्स को ज़रूर कवर करना है।